हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग एवं दर। दोस्तों इसके अलावा हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण भी पढ़ेंगे, उसका अर्धायु काल भी पढ़ेंगे, और प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और उसका अर्धायु काल पढ़ेंगे, और इससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग या दर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही पॉइंट लिख दिया है। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। दोस्तों ये वीडियो शॉर्ट होने वाली है, लॉन्ग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग या वेग को हम दर कहते हैं, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात। देखिए दोस्तों, शून्य घात के क्या समानुपाती होता है, समानुपाती को हम लोग अनुक्रमपाती कहते हैं। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होगी उसके शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट पॉइंट में मैंने एक पॉइंट लिया है। देखिए इन अभिक्रियाओं में माने जो आपका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। माने अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करेगी, ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है इस शून्य कोटि की अभिक्रिया का, मैंने कुछ एग्जांपल लिया है और मैंने यहाँ पे इसको समझाया भी है। देखिए पहला एग्जांपल है सोने के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन का मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, ताप देकर इसका अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, इसको तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है N2O, और यहाँ पर ये Au जो है गोल्ड जिसको सोना कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जब तापीय अपघटन हुआ है तो ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये क्या हो गई है, अपघटित हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया का अगर जब वेग या दर देखें तो इसका जो वेग या दर होगा, देखिए इस अभिकारक यही है, इस अभिकारक की सांद्रता के शून्य घाती के क्या है, समानुपाती है। और सब दोस्तों हम लोग सभी लोग जानते हैं अगर किसी भी संख्या पे या नंबर पे अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर जो हम k में करेंगे तो आपका क्या होगा, k हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर k क्या है दोस्तों, यहाँ पर k जो है शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल और हम लिए हैं, प्लेटिनम के पृष्ठ पर अमोनिया का तापीय अपघटन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अमोनिया है, ये आपका इसमें आप ले सकते हैं Au या Pt ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब अपघटन होगा तो ये N2 यानी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में ये अपघटित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका दर क्या होगा, इसका दर या वेग निकालेंगे तो यहाँ भी जो अभिकारक है NH3 इसके शून्य कोटि के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 है, तो जब यहाँ पे भी 0 है तो इसका भी मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो जब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पर हम इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है, मैं एक बार इसको जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है कि इसमें अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होगी, अभिकारक अणुओं की जो क्या होगी, सांद्रता होगी, सांद्रता इसका जो गुणनफल होगा शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। माने जो अभिकारक होगा उसकी जो सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक का वेग होगा, ठीक है, अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिक्रिया दर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आज आगे हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए
के अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर या वेग, अभिक्रिया दर या वेग। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का दर या वेग क्या होगा, इसके लिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना निम्न अभिक्रिया, माना निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं एक हमारा अभिकारक A और इससे हमारा क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे उत्पाद बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा, जैसे कि हमने परिभाषा आप लोगों को पीछे बताया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया माने शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसमें जो अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उसके शून्य घात क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, आपका एक अभिकारक है A, इससे उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा दोस्तों, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा यहाँ पर, इसको हम रेट R से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो अभिक्रिया का वेग होगा, रेट होगा, वो आपका क्या होगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं माइनस dA/dt होगा, ये अभिक्रिया का वेग होगा, इसको हम लिख सकते हैं इतना। ठीक है, तो अब यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो अभिक्रिया का जो वेग या दर होता है, इस अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, माना लिखेंगे, माना t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर अभिकारक, सॉरी, t बराबर 0 पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं दोस्तों क्या है, A0 मोल प्रति क्या है, लीटर है। ठीक है, और t समय पश्चात, t समय पश्चात, जो t समय पश्चात मान लेते हैं, जो सांद्रता होगी वो आपकी हो जाएगी A मोल प्रति लीटर। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका वेग या दर क्या होगा, मान लीजिए इसका जो अभिक्रिया का वेग है इसको R से लिख सकते हैं, या माइनस dA अपन क्या लिख सकते हैं, dt, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया का दर या वेग होता है, इस अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वेग या जो दर होगा, वेग या जो दर होगा आपका माइनस dA/dt, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रता के, प्रारंभिक सांद्रता यही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं और इसके शून्य घात क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt इक्वल टू, यहाँ पर k आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा A0 पे इसके घात क्या हो जाएगा, 0। आप लिख सकते हैं, चूंकि हम पहले ही बता चुके, अगर किसी भी संख्या पे 0 घात है तो उसका मान कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dA/dt इक्वल टू यहाँ पर k हो जाएगा। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, वेग दर हो गया। ठीक है, जो माइनस dA/dt इक्वल टू क्या आया, k। ठीक है, यहाँ पर जहां आप लिख सकते हैं, जहां k क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक है ना, ये अभिक्रिया, या आप नॉर्मली इसको लिख सकते हैं कि क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक शून्य कोटि के लिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का दर या वेग होगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, जहां पर k क्या है आपका
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे, जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं फार्मूला, उसका डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग को पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि की समाकलित वेग समीकरण। इसको हमको माने इसका डेरिवेशन करना है कि फार्मूला क्या होता है। देखिए इसका जो डेरिवेशन करेंगे, जो डेरिवेशन आएगा उसी पे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इसको माने इस समीकरण का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना निम्न अभिक्रिया, माना निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभिकारक A है जिससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है, मानो उत्पाद बन रहा है। तो ये हमारी मान लेते हैं कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो पीछे हम आप लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग दर बताया था कि फार्मूला क्या होता है, उसी वेग दर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो उपरोक्त अभिक्रिया का अभिक्रिया दर, मान ये जो आपका प्रथम कोटि का जो समीकरण आप दिया गया है, इसका वेग दर क्या होगा उसी को हम देखते हैं। अभिक्रिया दर या वेग आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के इंटू ए, शून्य घात क्या होता है, समानुपाती होता है, पीछे आपको बताए थे यही। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या पे 0 घात हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी ए, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा के इंटू डी टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और देखिए यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है, इसको अवकलित वेग समीकरण का फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, ये आपका अवकलित वेग समीकरण है। अब क्या करते हैं, चूंकि हमको समाकलित वेग समीकरण का ज्ञात करना है फार्मूला, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेट का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब माइनस की इधर भी कर सकते हैं ना, चूंकि माइनस यहाँ तो आप इधर कर लीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए, इसका माने समाकलन करना है। ठीक है, तो डी ए हो जाएगा इक्वल टू, माइनस यहाँ कर लेते हैं, और के इंटू डी टी, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब इसका हम समाकलन करेंगे तो आप एक चीज समझिएगा, जो लोग बच्चे मैथ पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा कि इसका समाकलन क्या होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर जो हम यहाँ पे dx आपका लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो जब भी हम 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो जो यहाँ पर आपका चर रहेगा सीधे सीधे वही माना जाता है। मतलब यहाँ पे x है तो इसका सीधे सीधे x आ जाएगा। अगर जो यहीं पे आपका dy रहता तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या आ जाता है, y आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, dA है, तो सीधे सीधे इसका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे इसका आपका आ जाएगा a, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, माइनस को रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे k आपका अचर है तो अचर को आप बाहर ले सकते हैं, और जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, dx था तो इसका x था, तो देखिए यहाँ पर क्या है, dt है ना, तो सीधे सीधे इसका t आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे c। अब यहाँ पे c क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको समाकलन स्थिरांक कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी समीकरण का समाकलन करते हैं तो उसमें c लगाना आपका बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपका स्थिरांक की तरह एक कार्य करता है। तो लिख देंगे जहां
इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, लिख दीजिएगा जहां सी आपका समाकलन क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन आपका समाकलन स्थिरांक है, ये आपका क्या है, समाकलन स्थिरांक है। तो देखिए दोस्तों आप क्या करते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इधर मैं लिख लेता हूं, ठीक है, इधर मैं आप आगे का मैं डेरिवेशन कर देता हूं। ये चीजें देखिए, ये आपका मिला था अवकलित वेग समीकरण, हमने दोनों पक्षों का समाकलन किया तो आपका ये मिला। अब आगे देखते हैं, मान लेते हैं मान लेते हैं कि टी बराबर आपका क्या हो, 0, जब समय आपका क्या हो 0 हो, तो जो अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है अंतिम सांद्रता के बराबर होती है, मतलब यहां पर हो, तब यहां पर आपका जो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वह अंतिम सांद्रता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब यह मान हम क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो चलिए यह मान समीकरण 2 में हम लोग रखते हैं, तो हम यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे, a0 रखेंगे। तो यहाँ पे a0 रखिए, आपका हो जाएगा a0 इक्वल टू k माइनस के, t की जगह क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a0 इक्वल टू यहाँ पे c हो जाएगा। अब यह मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब यह मान आप समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 यही है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, या इसको तो हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे वैसे ही। यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू माइनस के टी, और देखिए दोस्तों सी की जगह क्या रखेंगे a0, तो आपका हो जाएगा a0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको हम इधर कर देते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो माइनस के टी को आप इधर लाएंगे तो प्लस के टी हो जाएगा, इक्वल टू a0 इधर पहले से, देखिए ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा, चूंकि ये देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये समाकलित वेग समीकरण हो गया, ठीक है, ये आपका समाकलित वेग समीकरण है, यही है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इस वाले फार्मूले का यूज करके नहीं लगाते हैं। मैं यहाँ आगे बता रहा हूँ कि आप कौन सा फार्मूला को आप रखकर शून्य कोटि की अभिक्रिया के सवाल को आप क्या करेंगे, लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना अभिकारक है दोस्तों, आप अभिक्रिया लिखेंगे, माना अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे मान लेते हैं अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता वो आपका a मोल प्रति लीटर है। चूंकि सांद्रता का मात्रक होता है दोस्तों मोल प्रति लीटर, इसलिए हम मोल प्रति लीटर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, आपका a मोल प्रति लीटर है। मान लेते हैं t समय पश्चात माने कुछ समय बाद। और आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, जो वेग दर नियम पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी अभिकारक क्या होता है, प्रोडक्ट में उसका निर्माण होता है तो उसकी सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, माने अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसी अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता हमारा कितना है, a मोल प्रति क्या है, लीटर है। तो t समय बाद आप जब सांद्रता निकालेंगे, अभिकारक क्या माने अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक जो है उसकी सांद्रता आप निकालेंगे तो उसकी सांद्रता कम होगी। तो कितना कम होगी देख लेते हैं। तो t समय पश्चात सांद्रता, यदि t समय पश्चात सांद्रता निकालें तो पहले तो इतनी थी, लेकिन t समय बाद कुछ कम होगी ना। तो दोस्तों कितना कम होगी, मान लेते हैं इसमें से यक्स कम होगी, तो हम इसमें से यक्स घटा देते हैं, तो ये t समय बाद क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। इसका भी मान लेते हैं मोल प्रति लीटर। अब क्या करते हैं साथियों, ये जो मान है दोनों, उसको उठाकर हम समीकरण 3 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे KT इक्वल टू, देखिए A0 जो प्रारंभिक सांद्रता होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि जो A0 है ये प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, इसको प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए ये आपकी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और अंतिम ये हमारा जो हो जाएगा अंतिम सांद्रता हो जाएगा, ठीक ना, ये चीजें। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि KT इक्वल टू, देखिए A0 की जगह कितना रखेंगे, A रखेंगे, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। A का मान कितना है, a माइनस यक्स है, इतना है।
तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए दोस्तों यहाँ ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से के टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा। तो अगर यहाँ से आप के निकाले तो एक्स अपन क्या हो जाएगा टी। देखिए दोस्तों ये जो आपका फार्मूला मिला है, इसी चीज को हम क्या करेंगे, शून्य कोटि का अभिक्रिया का सवाल लगाने में इसी को यूज करेंगे। तो ये जो आपका मिला है फाइनल, यही आपका क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो आप लिख देंगे अतः यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है दोस्तों, देखिए यही आपका आया और इसी को हम लोग सवाल लगाने में इसको यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धायुकाल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग अर्धायुकाल पढ़ेंगे, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। इसके पहले आप लोगों को मैंने शून्य कोटि का अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण को हमने क्या किया, बता दिया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, अर्धायुकाल होता क्या है। देखिए तो अर्धायुकाल क्या होता है, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें कोई अभिक्रिया 50% क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अर्थात पदार्थों का जो प्रारंभिक सांद्रण होता है, सांद्रण का जो आधा भाग होगा वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अर्धायुकाल होता है। मानो किसी पदार्थों का जो प्रारंभिक क्या होगा, सांद्रण का आधा भाग होगा, वो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में, तो वही उसका अर्धायुकाल होता है। ठीक है, देखिए इसको हम दर्शाते हैं किससे, इसको दर्शाते हैं टी हाफ या T50 से इसको निरूपित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका अर्धायुकाल होता है। तो चलिए आप लोग आगे समझ लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का फार्मूला क्या होगा। देखिए तो आप हम लोग समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल। ठीक है, तो इसका जो अर्धायुकाल होगा क्या होगा, देखिए दोस्तों तो अर्धायुकाल आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो टी है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, टी आपके या क्या T50, और अभिकारक की जो यक्स क्या होता है दोस्तों, इसकी जो आप प्रारंभिक सांद्रता मान सकते हैं, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, यानी यहाँ मतलब सांद्रता के बाद जो क्या होता है परिवर्तित होता है उत्पाद, वही आपका होता है। तो यहाँ पे जो यक्स की वैल्यू होगी वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और पिछले वाले डेरिवेशन में आपको बताया था कि जो प्रारंभिक सांद्रता वो ए है, तो उसका जो आधा भाग होगा मतलब क्या हो जाएगा आपका A/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ टी बराबर क्या रखेंगे, टी हाफ या T50, और x बराबर क्या रखेंगे आपका A/2 रखेंगे। और आपके पीछे हम समाकलित वेग समीकरण बताए क्या होता है, शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, चूंकि समाकलित वेग समीकरण, इसके पीछे आपको क्या बताया दोस्तों, आपको बताया है k बराबर क्या, x/t, यही बताया ना। और यही दो मान उठाकर हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं कि आप यहाँ पे वैसे ही रहेगा। अब x या आप क्या रखेंगे दोस्तों, A/2 क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, A/2 रखेंगे। और t की जगह क्या रखेंगे आप, t हाफ रखेंगे दोस्तों, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो आप जानते हैं बटे का बटा है तो ये कहा जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये वाला इसमें आके गुणा होगा। तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, A/1/2 इंटू t हाफ। तो यहां से k बराबर क्या हो जाएगा, A/2t हाफ। चूंकि हमें क्या निकालना, अर्धायुकाल ना, तो 2t हाफ को हम इधर कर देंगे और k को इधर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यानी t हाफ को करिए, t हाफ बराबर A/, क्या हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा। और दोस्तों आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं t हाफ, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर
ए लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हैं। अब आपको दोस्तों ये लगेगा कि यहाँ पे 1/2k का आ गया, तो दोस्तों वो समझिएगा जब अनुपाते का चिन्ह हटाएंगे तो आपका क्या लगेगा 1/2k लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो स्थिरांक है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा शून्य कोटि में, है ना। तो यहाँ से जब अनुपाते का चिन्ह आप हटाएंगे तो डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा 1/2k। तो जब हटाएंगे तो 1/2k, तो a/2k हो गया ना दोस्तों। तो ये आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया का ये क्या है, अर्धआयुकाल है दोस्तों। ये तो किसके लिए, T50 के लिए। मान लीजिए अगर जो हमें T75 के लिए निकालना हो, क्या निकालना हो, T75, माने हम मान लेते हैं कि T बराबर यदि हम क्या रखते हैं, ठीक है, T75 रखते हैं, T75, इसका मतलब इसका 3/4 भाग रख रहे हैं हम लोग, है ना। माने T बराबर T50 का मतलब क्या, 4 में से तीसरा भाग रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो यक्स का वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि प्रारंभिक सांद्रता के माने 4 भाग में से हम कितने भाग यूज कर रहे हैं, 3 भाग यूज कर रहे थे, ये हो जाएगा। और यही मान उठाकर आप पुनः क्या करें, इसमें रख दीजिए आपका ये आपका जो है समाकलित वेग समीकरण। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा k बराबर x का वैल्यू क्या रखेंगे आप दोस्तों, 3a क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और t का वैल्यू क्या रखेंगे आप, यहाँ पे आप रखेंगे T75 और इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा k बराबर, देखिए ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a और यहाँ पे हो जाएगा 4 T75। अगर यहाँ पे T75 आप निकाले T75 तो आपका हो जाएगा 3a/4k, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं T75 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वही चीज जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप a/2k, लेकिन इसको हम प्रोपोर्शनल में चेंज करें तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो 1/2k आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे T75 के लिए, माने यहाँ T75 अनुपात क्या है a है, तो जैसे यहाँ पे आप अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो आपका 3 क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका आपको कंक्लूजन बताते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक ना, पहले इसको आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों आपको कंक्लूजन बता देते हैं। देखिए अगर जो यहाँ से आपका निकला है कि जो अर्धआयुकाल है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि शून्य कोटि का अर्धआयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे लिख सकते हैं ए के समानुपाती होता है, ये आपका कंक्लूजन निकला दोस्तों। ठीक ना, कि जो शून्य कोटि का जो अर्धआयुकाल होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अभिकारक, यानी इसको आप पदार्थ भी बोल सकते हैं, पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका हो गया। तो दोस्तों आगे देखिए, ये आपका हमने कवर कर दिया आपका कि शून्य कोटि क्या होती है, शून्य कोटि का वेग दर क्या होता है, शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, और इसके बाद हमने आपको बता दिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल क्या होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग सीखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग दर क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल क्या होता है, हम लोग उसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।